हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज का जो रिवीजन का सीरीज हम लोग का चालू हुआ था डे 3 है और चैप्टर नंबर भी 3 है। इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 का हम लोग ने रिवीजन कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 2 का भी रिवीजन हम लोग ने कंप्लीट किया। देन इवनिंग में दोनों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स, मैच द पेयर, कोरिलेशन, जितने भी टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आपके बन सकते थे हम लोग ने रिवीजन कर लिया है। आई होप आप सबको, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, उनको कुछ हेल्पफुल हेल्प हो रही है, कुछ उनके पढ़ाई में प्रोग्रेस हो रहा होगा। तो इसी वे में हम लोग ने चालू किया चैप्टर नंबर 3 का जो है रिवीजन सीरीज, डिमांड एनालिसिस, डिमांड कॉन्सेप्ट। पहले तो बात करेंगे कितने क्वेश्चन इसमें पढ़ने हैं। पहला क्वेश्चन हमें हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, सेकंड क्वेश्चन है वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड, थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है टाइप्स ऑफ डिमांड, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं, लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे इकोनॉमिक्स के, लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन क्लियर कर लो। 8 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। तो जितने भी लोअर सेक्शन है, जितने भी अपर पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले, सब बच्चों को कंप्लीट अच्छी तरीके से लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन एग्जाम में इकोनॉमिक्स के करके जाना है। इसीलिए उसको लास्ट में मैंने किया, ताकि पहले अदर जो है, देखिए सब इंपॉर्टेंट है बट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2014 से लेके 2020 तक के पेपर में कंटिन्यू लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन या फिर एक्सेप्शन, दो में से कोई एक कंटिन्यू 2014 से लेके 2019-20 जब भी तक आपका बोर्ड एग्जाम हुआ, कंटिन्यू पेपर लास्ट आंसर लॉन्ग आंसर में सेटअप किया गया था। तो चलिए बात करते हैं डिमांड एनालिसिस की। डिमांड एनालिसिस इस टॉपिक का देखिए प्रीवियस ईयर मैंने ऑलरेडी रिवीजन वीडियो बनाया था, जो कि थोड़ा सा लेंथी हो गया था, मतलब 1 घंटे 20 मिनट के आसपास चले गया था, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल लिया था। बट इस वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट लेके चलेंगे कि मतलब वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए। 30 to 40 मिनट्स मैक्सिमम बता रहा हूँ, कंप्लीट हो जाना चाहिए अपना सिलेबस। बट जिस स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा फास्ट गए हैं, तो मैंने जो सेकेंड बताया कि जो प्रीवियस ईयर मैंने वीडियो शूट किया था, जो 1 घंटे 20 मिनट का दे अराउंड, वो वीडियो आप देखोगे तो उसमें मैंने पूरा प्रॉपर डिटेल से डिस्कशन किया था। तो आज की फिर रिवीजन इसलिए थोड़ा फास्ट जाते हैं। डिमांड की बात करते हैं। पहले डिमांड क्या होता है, देखो जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, डिमांड मींस होते हैं मांग। जो कॉमन हम लोग बात करते हैं उसमें क्या बोलते हैं, डिमांड मींस क्या होती है, मांग होती है। जैसे एग्जांपल आपने देखा रहेगा, जब शादी का टाइम आता है तो लड़की वाले पूछते हैं आपकी मांग क्या है, डिमांड क्या है, तो उसको डिमांड नहीं बोलते। देखो अब वो तो कॉमन हो गया, कॉमन लैंग्वेज में हो गया भाई डिमांड क्या होती है, वो तो डिमांड होगी तो डिमांड कर लेते भाई 2 व्हीलर 4 व्हीलर या इतना कैश उतना कैश चाहिए, बराबर है ना। बट इकोनॉमिक्स में इसको डिमांड नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि डिमांड मींस क्या होता है, इकोनॉमिक्स बोलता है पहले तो डिजायर होनी चाहिए, हमारा डिजायर होनी चाहिए। डिजायर मींस होता है इच्छा होनी चाहिए, एंड एबिलिटी टू पे होना चाहिए। जिसकी डिजायर हम लोग कर रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, जो चीज लेने के बारे में सोच रहे, जो कमोडिटी को लेने की सोच रहे हैं, भाई डिजायर है तुम्हारी, उसको पे करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए अपने पास। ऐसा सोचने से, डिजायर करने से हर एक चीज डिमांड नहीं होती है। एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए, पे करने की अपनी हैसियत होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट बोलता है विलिंगनेस टू बाय, और खरीदने के लिए मैं इंटरेस्टेड भी होना चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोगों ने देखा रहेगा कि पैसा भी है, इंटरेस्टेड भी है, बट हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दीपावली को परचेस करना चाहते हैं, न्यू ईयर पे परचेस करना चाहते हैं, मतलब फ्यूचर की बात करें भाई, 2 महीने 4 महीने के बाद परचेस करना चाहते हैं। तो अभी इंटरेस्टेड नहीं हो, अभी मैं विलिंगनेस नहीं हूं, तो इसलिए इसको भी डिमांड नहीं। अगर देखो इधर एबिलिटी भी है, डिजायर भी, और मैं जाकर तुरंत परचेस कर दिया एट द गिवन प्राइस एट द गिवन टाइम, तो उसको बोला जाता है डिमांड। फ्यूचर के लिए भी आप देख रहे हो तो उसको भी डिमांड नहीं बोला जाएगा। मैं 2-4 महीने बाद परचेस करूंगा तो डिमांड नहीं। खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो, मैंने परचेस कर लिया, उसको बोलते हैं डिमांड। तो डिमांड किसके ऊपर, देखो डिमांड यूटिलिटी का कुछ रिलेशन हम लोग ने पढ़ा था। रेनी सीजन में छाते की डिमांड बढ़ती है तो यूटिलिटी भी बढ़ती है, मतलब यूटिलिटी इज बेसिस ऑफ डिमांड। फीचर्स में आप पढ़ चुके हो। डिमांड का भी रिलेशन है, किसके साथ है, प्राइस के साथ है, और किसके साथ है, टाइम के साथ है। देखो प्राइस आपका ये टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस के बेस पे तो पूरी कहानी चलने वाली है, लॉ ऑफ डिमांड की भी, और इस टॉपिक की नेक्स्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के भी। तो ये प्राइस एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है किसके साथ में, डिमांड के साथ में। अब सिंपल से देखो, रिवीजन करो इतना तो आपको पता होगा, प्राइस आपका हाई होता है तो डिमांड लो होता है, डिमांड आपका लो होता है तो प्राइस हाई होता है, प्राइस लो होता है तो डिमांड हाई होता है। मतलब दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। प्राइस आपका लो हुआ, डिमांड आपका बढ़ा, प्राइस आपका हाई हुआ, डिमांड आपका लो हुआ।
क्लियर हो गया? दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन? इनवर्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से डिमांड या तो ज्यादा होता है या तो कम होता है, मतलब डिमांड में कोई चेंजेस आता है। तो फर्स्ट फैक्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा प्राइस। प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, अदर को मैंने बाकी प्राइस एक जगह लिखा है, अदर को एक जगह लिखा है, उसका रीजन बताएंगे आगे। पहले देखिए आप पॉइंट्स देखो। इनकम, अब बोलो इनकम और डिमांड का क्या रिलेशन है? इनकम बढ़ती है, डिमांड भी बढ़ता है। इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी। भाई कमाना चालू किया, 10,000 सैलरी था, 10 से 20 हो गया, तो देखा रहेगा अपने आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या करती है? पब्लिक हाई करती है। इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ जाती है, और उसका अपोजिट है, इनकम अगर कम हुआ तो डिमांड कम। क्लियर है कि नहीं? देखा रहेगा आपने, प्रैक्टिकल देखा रहेगा अपने लाइफ में, अपने आसपास में ऐसा बहुत सारे लोग जॉब पाए, अच्छी जॉब पाए, तो देखा रहेगा जो उनकी डिमांड है ऑटोमेटिक बढ़ने लगी। साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का क्या रिलेशन है? अब पी में से आप पॉपुलेशन का मतलब है पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। अरे जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन एरिया का बढ़ेगा, पॉपुलेशन फैमिली का बढ़ेगा, तो कॉमन सी बात है डिमांड हमारा क्या होता है? इंक्रीज होता है। एंड पॉपुलेशन अगर कम है तो डिमांड भी क्या होता है? कम होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब एक एग्जांपल सेम लेता हूं मैं, टैक्स का। अगर टैक्स रेट बढ़ा, इस पे टैक्स बढ़ गया तो इसका प्राइस हाई होगा, प्राइस हाई हुआ तो डिमांड लो होगा। मतलब टैक्स में अगर टैक्स हमारा बढ़ता है तो डिमांड हमारा लो होता है। क्यों? टैक्स इस पे, इनडायरेक्ट टैक्स अगर इस पे जो लगता है, चार्ज होता है, टैक्स रेट बढ़ाया तो कमोडिटी पे, तो ये ऑलरेडी इसका बर्डन कौन देखता है? कंज्यूमर के ऊपर ही आएगा। होलसेलर, रिटेलर अपनी जेब से पेमेंट नहीं करते। इसका मतलब सीधी सी बात है, इसकी प्राइस हुई, प्राइस हाई हुई तो डिमांड लो हो गई। और टैक्स कम हुआ, टैक्स रेट इस पे कम हो गया, टैक्स रेट इस पे कम हुआ तो डिमांड इसकी हाई होगी। अब देख रहे हैं ऐड जितना ज्यादा करवाते हैं, ऐड ज्यादा, आजकल तो यही चल ही रहा है, जितना ज्यादा आप ऐड कराओगे उतना ज्यादा मार्केट में आपका डिमांड होगा प्रोडक्ट का। ऐड आपका लो है तो डिमांड भी लो होगा, इसमें तो कोई समझाने की जरूरत नहीं है। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस ये हमारे रियल लाइफ में बहुत यूज होता है। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई कल से पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, कल से पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले, लोग क्या करते हैं? आज ही जाके पेट्रोल बढ़ा लेंगे। मतलब जैसे सुना फ्यूचर में फ्यूचर प्राइस इंक्रीज होने वाली है, तो आज ही उसी टाइम पे उसी प्राइस पे डिमांड इंक्रीज कर दिए हैं। इसका अपोजिट भी होता है भाई, आगे फ्यूचर में 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद गोल्ड की प्राइस लो होने वाली है, पब्लिक क्या करती है? अभी नहीं बनाएंगे, प्राइस कम होगा उसका वेट करते हैं। मतलब फ्यूचर प्राइस के ऊपर भी डिपेंड है। फ्यूचर प्राइस में अगर हाई होने वाला है तो डिमांड अभी ज्यादा होगा, फ्यूचर प्राइस में अगर लो होने वाला है तो डिमांड अभी लो हो जाएगा। चलिए, इस टॉपिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन इसका वीडियो अपलोड किया था, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे कमेंट भी किया था, उसका आंसर अभी आज इवनिंग में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसके बेस पे बने थे आपको। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? टी, कॉफी। कभी टी नहीं मिली तो टी के बदले में कॉफी यूज कर सकता हूँ। कोल्ड ड्रिंक की बात करेंगे, कोला एंड थम्स अप की बात कर लो आप, पेप्सी कोला की बात कर लो, पेप्सी कोला की बात कर लो, सब्स्टिट्यूट से, मतलब उसके बदले में वो चीज यूज कर सकता हूँ। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करो, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे से जॉइंट रहेंगे। कार एंड फ्यूल, कार है तो भाई फ्यूल भी चाहिए। पेन, मुझे मार्कर है तो मार्कर चाहिए, तो बोर्ड भी चाहिए लिखने के लिए, समझे कि नहीं? पेन एंड पेपर भी बोल सकते हो, पेन है तो पेपर भी चाहिए लिखने के लिए। तो ये कौन से हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप ध्यान से थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे मैं थोड़ा इसका डिटेल बता देता हूँ। देखो इधर, अगर टी की प्राइस हाई होती है, ध्यान से समझना, टी की प्राइस अगर हाई होती है, चाय की प्राइस अगर बढ़ेगी तो इसका फायदा किसको मिलेगा? कॉफी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कॉफी का डिमांड हाई हो जाएगा। चाय की प्राइस अगर बढ़ती है तो चाय के बदले कुछ लोग कॉफी भी पी सकते हैं, कुछ लोग पीते भी हैं। चाय की प्राइस हाई बढ़ी तो इससे इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? कॉफी वाले को मिल जाएगा, कि कुछ कस्टमर, कुछ डिमांड उनकी वहां चली जाएगी। मतलब सेम प्राइस पे कॉफी का डिमांड इंक्रीज हो गया। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में चाय का प्राइस बढ़ा तो कॉफी की डिमांड बढ़ी। कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। इससे ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है, पॉजिटिव रिलेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर लो, देखो इधर पेट्रोल की प्राइस कंटिन्यू अगर बढ़ते रहेगी, पेट्रोल की प्राइस अगर
प्राइस की मैं बात करूँ, प्राइस अगर कंटिन्यू पेट्रोल का बढ़ेगा तो कार की जो डिमांड है धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। मतलब एक के प्राइस में अगर इंक्रीमेंट हुआ तो दूसरे का डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। मतलब दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, निगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है बिटवीन प्राइस पेट्रोल एंड कार। अब मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में निगेटिव इनवर्स, ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों चीज अच्छे से याद रख लेना, दोनों चीज कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट के केस में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एग्जांपल टी एंड कॉफी याद रखना, टी एंड कॉफी याद रखना, पेप्सी कोला याद रख सकते हो आप। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में निगेटिव चलेगा। चले लास्ट, टेस्ट हैबिट एंड फैशन। अगर बंदे का टेस्ट बदल गया, हैबिट बदल गई है एंड फैशन बदल गया है तो उस पर फिर डिमांड का इफेक्ट बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल एक लेता हूं मैं, फैशनेबल गुड्स। जैसे मार्केट में कुछ न्यू कोई ऐसा कमोडिटी है जो फैशनेबल नेचर में, प्राइस हाई होने लोग खरीदने वाले उसको। क्लियर हो गया कि नहीं। या फिर हैबिट की बात कर लो, लॉकडाउन में जैसे एग्जांपल दिया गया था, लॉकडाउन में सब दुकान वगैरह बंद हो गई थी, तो लॉकडाउन के बाद जब चालू हुआ फर्स्ट टाइम जो भी अपने शराब की दुकान चालू हुई तो आपने न्यूज में देखा रहेगा डिमांड कैसे बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों की हैबिट हो गई है भाई वो। अब हैबिचुअल गुड्स का प्राइस बढ़ाओगे, हैबिचुअल गुड्स का प्राइस बढ़ाओगे तो भी डिमांड करेंगे, क्योंकि हैबिट हो चुकी है। इसीलिए बोला जाता है ये सब चीजें आप मत करो भाई। प्राइस हाई है तो भी आप परचेस कर रहे हो, हैबिट लगा चुके हो उस चीज की। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन अगर चेंज होता है तो भी उसका इफेक्ट कहाँ पे आपको देखने मिलता है, डिमांड पे देखने मिलता है। तो इस तरीके से देखिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड करा दिया, 9 to 10 डिटर्मिनेंट्स है, 9 to 10 डिटर्मिनेंट्स आपके यहाँ पे कंप्लीट करा दिए। अब यहाँ पे ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना है। इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट भी मैं ऐड कर ले रहा हूँ, वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड। अब देखो ना इधर, अगर डिमांड में, अगर यहां मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, अगर डिमांड में जो चेंज हो रहा है, चेंज में सो इंक्रीज या फिर डिक्रीज दोनों हो सकता है। चेंज हो रहा है, किसकी वजह से ये चेंज हो रहा है, प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं वेरिएशन इन डिमांड। क्या बोला जाता है, वेरिएशन इन डिमांड। रिपीट करते हैं, क्या बोला मैंने, डिमांड में जो इफेक्ट आ रहा है ड्यू टू चेंज ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ओनली। सिर्फ प्राइस, सिर्फ प्राइस की वजह से अगर चेंज हो रहा है डिमांड में तो उसको बोलते हैं वेरिएशन इन डिमांड। और कोई भी फैक्टर नहीं आना चाहिए, किसी और फैक्टर की वजह से चेंज नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं वेरिएशन इन डिमांड। उसका उल्टा बोल दो, अगर ये जो अदर फैक्टर है, अदर फैक्टर की वजह से अगर कोई चेंज हो रहा है, कि कोई भी फैक्टर की वजह से अगर डिमांड इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं चेंजेस इन डिमांड। क्या बोलते हैं, चेंजेस इन डिमांड। सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्राइस की वजह से अगर चेंज हो रहा है, सिर्फ प्राइस, अदर फैक्टर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये चेंज की वजह से डिमांड इफेक्ट हो रहा है तो बोलते हैं वेरिएशन इन डिमांड। अदर फैक्टर की वजह से डिमांड में कोई इफेक्ट आया, प्राइस कांस्टेंट है, तो उसको बोलते हैं चेंजेस इन डिमांड। अब इसमें दो केस क्रिएट हो सकते हैं, या तो डिमांड कम होगा या तो डिमांड ज्यादा होगा, या तो डिमांड कम या तो डिमांड ज्यादा। देखो इधर दो केस क्रिएट हो सकते हैं। अगर डिमांड हमारा इंक्रीज होता है तो उसको इस टॉपिक में बोलते हैं एक्सपांशन इन डिमांड, और कम होता है तो क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, याद रखना, एक्सपांशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब देखो ना, डिमांड बढ़ रहा है किसकी वजह से, प्राइस, तो प्राइस क्या होगा, प्राइस कम होगा तभी तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तभी तो डिमांड बढ़ेगा। अदर फैक्टर कांस्टेंट ही रहेंगे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की बात करूं तो इसका मतलब डिमांड हमारा क्या हो रहा है, डिमांड हमारा कम हो रहा है, डिमांड हमारा कम हो रहा है, इसका मतलब प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस हाई हो रहा है, प्राइस हाई हो रहा है। और इसका डायग्राम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि डायग्राम बनाने का टाइम नहीं है, बहुत वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, डायग्राम बनाएंगे। कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं, एक्सपांशन ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है, डिमांड बढ़ना। डिमांड बढ़ना किसकी वजह से डिमांड बढ़ा, प्राइस डिमांड बढ़ेगा, इसका मतलब प्राइस क्या हुआ होगा, प्राइस कम हुआ होगा, प्राइस कम हुआ होगा। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मतलब डिमांड कम हो रहा है। डिमांड कम क्यों हो रहा है, डिमांड कम क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइस हाई हुआ होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ये जो चेंजेस इन डिमांड के बारे में बता दिया मैंने। चेंजेस में भी तो दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो इंक्रीज इन डिमांड होगा
या तो डिक्रीज इन डिमांड होगा, डिमांड इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो इंक्रीज क्यों हो सकता है, एग्जांपल दिया है आपका, इनकम बढ़ा होगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, पॉपुलेशन बड़ी होगी तो डिमांड भी बढ़ेगा, टैक्स कम हुआ होगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, ऐड ज्यादा कराया है तो डिमांड भी बढ़ेगा, मतलब फेवरल नेचर में गया होगा। डिक्रीज कब होगा, डिक्रीज उसका उल्टा कर दो, इनकम कम तो डिमांड कम, मतलब प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है, अदर फैक्टर की वजह से चेंज हो रहे हैं सब। पॉपुलेशन कम तो डिमांड कम, दोनों चीज पॉसिबल है, डिमांड बढ़ भी सकती है, डिमांड कम भी हो सकती है, बट प्राइस क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट। देखिए इधर इसका कंक्लूजन फाइनली क्या निकल रहा है, जो वेरिएशन एंड चेंजेस इन डिमांड का मतलब मैंने बताया। अगर देखो इधर वेरिएशन इन डिमांड का मतलब यहाँ पे मैं बताऊं तो वेरिएशन इन डिमांड मीन्स होता है, क्लियर मैं सिंपल सा बोल सकता हूँ, चेंजेस इन डिमांड, डिमांड में चेंज होना किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज होना, अदर फैक्टर को कांस्टेंट अज्यूम करना है आपको। चेंजेस इन डिमांड की बात करूं तो चेंजेस इन डिमांड में ये बोल सकते हो जो डिमांड में चेंजेस हो रहा है, चेंजेस इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर, अदर फैक्टर की वजह से प्राइस कांस्टेंट आपको यहाँ पे लेना है। इसमें दो टाइप, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, इसमें दो टाइप, इंक्रीज डिक्रीज। एक्सपांशन ऑफ डिमांड क्या बोला, एक्सपांशन मतलब होता है डिमांड बढ़ना, किसकी वजह से, क्योंकि प्राइस कम हुआ होगा। कॉन्ट्रैक्शन डिमांड डिक्रीज होना, क्यों, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ होगा। और इधर की बात करें सेम, इंक्रीज इन डिमांड, नाम ही बता रहे इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज होना, एंड डिक्रीज इन डिमांड का मतलब हो जाता है डिमांड डिक्रीज होना। चलिए टाइप्स ऑफ डिमांड की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ डिमांड, पहले पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स कैसे याद रखना है इसका, पॉइंट्स है 3CID, CID तो देखते हो आप, इसमें 3 लगा दो, 3CID। 3CID मीन्स क्या होता है, C मीन्स होता है कॉम्प्लीमेंट्री, C मीन्स होता है कॉम्पिटिटिव, C मीन्स होता है कंपोजिट, I मीन्स होता है इनडायरेक्ट, D मीन्स होता है डायरेक्ट। तो इस तरीके से नाम याद हो जाएगा 3CID, 3CID। अब यहाँ पे क्या होता है कि दो डिमांड के दो नाम एक्स्ट्रा भी हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री का दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए जॉइंट डिमांड है, इनडायरेक्ट का दूसरा नाम आपका डिराइव डिमांड है। दोनों नाम याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। इनडायरेक्ट डिमांड का दूसरा नाम, कॉम्प्लीमेंट्री का दूसरा नाम। चलिए थोड़ा फास्ट इसको भी देख लेते हैं, छोटा ही टॉपिक है। डायरेक्ट डिमांड की बात करें, जिसकी पब्लिक डायरेक्टली डिमांड करती है, या फिर कंज्यूमर गुड्स को भी डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। मतलब इसमें लोअर अपर गरीब अमीर से कोई मतलब नहीं है, हर पब्लिक को चाहिए, हर पब्लिक को खाना चाहिए, हर पब्लिक को कपड़ा चाहिए, मीन्स फूड एंड क्लोथ्स आइटम हो गए, जितने भी सेक्शन के लोग हैं सबको वहां पे जरूरत होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। कंज्यूमर गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड, याद रखना। इनडायरेक्ट डिमांड का दूसरा नाम है डिराइव डिमांड। तो इसमें देखो इधर नाम ही बोल रहा है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट तुम्हारी डिमांड हो जाएगी। जैसे इसमें एग्जांपल है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चारों जो फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर है, चौथे की डिमांड अपने आप हो जाएगी। इसको प्रोडक्शन डिमांड भी बोला जाता है, क्योंकि इसका काम क्या है भाई, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, सामान बनाने के लिए जिस चीज का डिमांड हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। ठीक है। ज्वाइंट डिमांड देखो नाम से पता चलेगा, ज्वाइंट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यहाँ बताया था, कार एंड फ्यूल, कार एंड पेट्रोल बोल सकते हो, पेन एंड पेपर हो सकते हो। तुमको मुझे जैसे बोर्ड पे देखो लेक्चर लेना है, यहाँ पे लेक्चर लेना है तो मार्कर के साथ बोर्ड भी चाहिए, इसको कौन क्या बोलते हैं, जॉइंट डिमांड। तो दोनों दो या फिर दो से ज्यादा भी गुड्स हो सकता है, बट यहाँ पे मैंने 2 गुड्स लिया, 2 गुड्स का डिमांड एक साथ कर रहा हूँ, लेकिन सेटिस्फाई हो रहा है, क्या हो रहा है, सिंगल क्वांटिटी हो रहा है, मतलब लिखना पढ़ाना मेरा ऑब्जेक्टिव एक ही कंप्लीट हो रहा है। कार एंड फ्यूल याद रखना, पेन एंड पेपर याद रखना। कॉम्पिटिटिव डिमांड नाम ही बता रहा है, कॉम्पिटिटिव मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जांपल्स आप दे सकते हो। टी एंड कॉफी कॉम्पिटिटिव है, पेप्सी कोला कॉम्पिटिटिव है, वगैरह, समझे कि नहीं। तो इसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव रिलेशन है, एक प्राइस बढ़ाएगा तो दूसरे के डिमांड में फायदा हो जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स। लास्ट है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड में ये ऑप्शन याद रखना है, इलेक्ट्रिसिटी, वन थिंग्स, वन कॉमोडिटी सेटिस्फाई वेरियस वांट। अगर एक कोई कॉमोडिटी है उससे अलग अलग चीजें हम लोग कर पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज में भी इन कुकिंग, हीटिंग, लाइटिंग, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह, कुछ भी ऐसा एग्जांपल्स आप दे सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी का यूज एक साथ में हम लोग अलग अलग तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा आप मनी का भी बोल सकते हो, मनी का भी एग्जांपल दे सकते हो, भाई पैसे से आप क्या नहीं कर सकते हो, मतलब पैसा एक ही कॉमोडिटी है बट उससे हमारी जो वांट्स हैं अलग अलग तरीके से सेटिस्फाई हो रही हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिमांड आपका याद हो गया है, पॉइंट्स याद रखना है, 3CID, एग्जांपल्स याद रखने हैं, नाम याद हो गया तो एग्जांपल्स पहले, सबसे पहले आपको एग्जांपल ध्यान में रखना है, उसके बेस पे आपकी मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक के एकदम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन।
डिमांड कॉन्सेप्ट के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसलिए इसका प्रेजेंटेशन कैसा देना है वो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा नोट्स के थ्रू कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन आपको देना है। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो आपका लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन अदरवाइज एक्सेप्शन, आपको बोर्ड एग्जाम में कोई एक ही आएगा, या तो अजम्पशन आएगा या फिर एक्सेप्शन ही आएगा आपको यहाँ पे। तो देखो लॉ ऑफ डिमांड लिखना कैसे, फर्स्ट आपको स्क्रीन पे आपको दिखेगा इंट्रोडक्शन दिखेगा, इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन हेडिंग आपका हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया था, मैंने हाईलाइट क्लियर देखो किया, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने किया था, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। उनकी बुक का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था, 1890। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो जाएगा। सेकंड, इस लॉ में वो क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, फंक्शनल रिलेशन, जो मेन चीज है मैंने उसको हाईलाइट किया, कौन सा रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सेकंड देखो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में दो ही चीज, लॉ को दिया किसने है और लॉ में क्या एग्जैक्ट बताना चाहते हैं, कौन सा रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड का क्या रिलेशन है। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, अब देखो प्राइस एंड डिमांड के ऑलरेडी चीजें तुम लोग पढ़ चुके हो, प्राइस अगर हाई होगा तो डिमांड आपका लो होगा, प्राइस लो हुआ तो डिमांड आपका हाई होगा। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं, बहुत इजी स्टेटमेंट है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी हायर होगी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा आपका स्मॉल, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांड। स्टेटमेंट बताया था जैसा है वैसा ही लिखना है, तो मतलब ये सेम जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही रट लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स का ये है, इसीलिए लोअर बच्चे अपर बच्चे जो नहीं पढ़े हैं या जिनका हुआ है कंप्लीट ये क्वेश्चन आपको करके जाना और इसी तरीके से प्रेजेंटेशन देना है। नेक्स्ट इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, ऑलरेडी देखो सिंबॉलिक फॉर्म dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ px, जो हमारा डिमांड है किसके ऊपर डिपेंड है, फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। x मींस कमोडिटी, dx मींस प्राइस ऑफ कमोडिटी x, f मींस आपका फंक्शन, px मींस प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देन एक्सप्लेन करेंगे, अब हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे, शेड्यूल के बेस पे, डायग्राम के बेस पे, शेड्यूल के बेस पे, डायग्राम के बेस पे। अब यहाँ पे आपको शेड्यूल दिख रहा होगा, चलिए क्लियर शेड्यूल दिख रहा होगा, ठीक है। शेड्यूल में क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ कमोडिटी 50, 40, 30, 20, 10 दिख रहा है, 10 दिख रहा है। देखो इधर प्राइस को मैं क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो डिमांड क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज मतलब क्या, 50, 40, 30, 20, 10 लिया तो ये आपको इंक्रीज करना है। उसके बाद देखो इधर जिस तरीके से यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एक्सप्लेन है, सेम एक्सप्लेन आपको याद करना है, याद करना समझना भी है। जब यहाँ पे आप देखो, जब आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी 50 है तो डिमांड कितना है 1 kg, प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हुआ तो ये इंक्रीज हुआ। क्लियर है कि नहीं, तो वहीं पे लिखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आप ये देखो, ऊपर का शेड्यूल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा रिलेशन है सर, इनवर्स रिलेशन है, किसके बीच में, प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में। अब इसको एक्सप्लेन करना है, इसका डायग्राम मैंने बनाया नहीं है तो मैं यहाँ पे पहले डायग्राम बना दूं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूं। तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा, फास्ट देखते हैं। 50 पे कितना 1 है, 50 पे मैं 1 ले लेता हूँ, 50 पे मैं 1 लेता हूँ, 1 पे देखो 1 ले लो, 1 पे चले जाओ आप 50, 1 पे चले जाओ 50, 40 पे 2 है, 40 पे 2 चले जाओ आप, 30 पे 3 है, 30 पे 3 चले जाओ आप, 20 पे 4 है तो 20 पे 4 हो गया, 10 पे 5 है 5। इस तरीके से देखो इधर, इस तरीके से आपका नाम आ जाएगा डी। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, 1 से 1, 2, 3 एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो एक्सप्लेन करना ही है। क्या एक्सप्लेन करना है, देखो कोई डायग्राम को आप एक्सप्लेन करते हो पहले आप बताते हैं एक्स पे क्या है, वाई पे क्या है। तो देखो इधर क्वांटिटी डिमांड को कहाँ पे रिप्रेजेंट किया मैंने, क्वांटिटी डिमांड को रिप्रेजेंट किया मैंने एक्स एक्सिस पे, प्राइस ऑफ कमोडिटी को किस पे किया, वाई एक्सिस पे। इजी समझ भी गया, याद भी हो गया। डी जो स्लोप है, जो नाम दिया है कौन सा है सर, देख के ही लग रहा है डाउनवर्ड स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप है तो लिख दो डी इज द डिमांड कर्व स्लोप, जिसका क्या है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डी का डिमांड कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है। नेक्स्ट पॉइंट डी इज द डी हैज कौन सा स्लोप, नेगेटिव स्लोप। इसका मतलब क्या है, कौन सा रिलेशन दिखा रहा है, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है। बट ये जो लॉ अप्लाई करेंगे तो कुछ अजम्पशन भी है। अब देखिए इधर अजम्पशन में ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख लेना। अगर डिटरमिनेंट जो हम लोग ने पहला क्वेश्चन किया वो आपने क्लियर किया है तो ये सेम उसी वही कॉपी है कि बोल रहे जो इनकम था इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए, साइज ऑफ पॉपुलेशन था उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी था उसमें चेंज नहीं होना चाहिए,
क्लाइमेट कंडीशन था, चेंजेस नहीं होना चाहिए। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स में चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है उसको, आपको रिवीजन कर लेना है। यहाँ पे नोट्स, जिस किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा उनको नोट्स चाहिए, नोट्स आप कांटेक्ट नंबर हमारा जो शेयर किया गया था उस पर आप कांटेक्ट करिए, ये नोट्स आपको फ्री प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नोट्स आपको फ्री मिलेगा, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। देखिए अब फर्स्ट पॉइंट सेम है, इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट बोल रहा है, इनकम कंज्यूमर की कांस्टेंट होनी चाहिए। टेस्ट हैबिट फैशन भी था, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन भी था, नो चेंज इन गुड टैक्सेशन पॉलिसी भी था। सब पॉइंट्स देखो आप वही दिख रहे हैं, 5, 6, 7, मैंने 7 लिखा है, बट बोर्ड एग्जाम में अगर 8 मार्क्स का आता है तो लॉ के साथ में आपको 5 या फिर अदरवाइज मैक्सिमम 6, 7 पॉइंट नहीं, मैक्सिमम 6 पॉइंट एक्सप्लेन करना है, मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ पे जो थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला पार्ट है वो मैं बता दूं, एक्सेप्शन वाला पार्ट। अब देखो पहले एक्सेप्शन वाली कहानी थोड़ी सी समझ लो, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है। लॉ क्या बोल रहा है, लॉ बोल रहा है कि मैं डाउनवर्ड हूं, देखो इस तरीके से। एक्सेप्शन बोलते हैं भाई हमारे ऊपर ये लॉ ऑपरेट नहीं करता, मतलब हम लॉ के अपोजिट चलेंगे। तो लॉ का अपोजिट मीन्स क्या बोल रहे हैं कि जो लॉ ने बोला था डाउनवर्ड है तो ये बोलेगा हम अपवर्ड है। अपवर्ड मीन्स कैसे, जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम हो जाएगा, दोनों केस। चलिए एग्जांपल क्या लिया, हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के बाद चालू हुआ, शराब की दुकानें आपने, वाइन शॉप्स आपने देखा रहेगा, तो कितनी ज्यादा उसकी डिमांड हो गई थी। क्यों हो गई थी, क्योंकि लोगों की हैबिट हो चुकी है उस चीज को, मतलब प्राइस कितना भी हाई हो हम खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी हैबिट है। सिगरेट पीने वाले ये लोग के लिए क्या है, ये हैबिचुअल गुड्स के केस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर प्राइस हाई होगा तो भी ये लोग परचेस करते हैं। इग्नोरेंस, अब नोट्स में भी देखो आप देखते जाओ और रीड करते जाना। इग्नोरेंस में क्या है, मैं देखो एक्सप्लेन करते जा रहा हूं, आपको खुद से रीड करके समझ लेना है। इग्नोरेंस में क्या होता है, जब किसी बायर को, अगर सपोज मुझे मतलब किसी प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, मार्केट कंडीशन के प्राइस में कुछ कम हुआ या फिर ज्यादा हुआ उसके बारे में नॉलेज नहीं, इनके से एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे इम्परफेक्ट नॉलेज है, मैं गया किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम हुई है बट उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उसी प्राइस पे ज्यादा डिमांड कर लूंगा। लेकिन एक्चुअल हुआ क्या, मार्केट के में प्राइस कम हुआ है बट मैंने क्या किया, सेम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी परचेस कर लिया, मतलब लॉ का अपोजिट है। प्राइस डाउन हुआ है तो भी मैंने क्या किया, सेम प्राइस पे क्या किया, ज्यादा क्वांटिटी परचेस किया। चलिए प्रेस्टीज गुड्स की बात करेंगे, ये तो अमीर लोग के ऊपर अप्लाई होता है। प्रेस्टीज गुड्स मींस बड़ी बड़ी लग्जरीज कार हो गई, बंगलो हो गए, डायमंड हो गया, ये सब चीज कौन करता है, बड़े लोग। बड़े लोग क्या करते हैं भाई, ज्यादा इसकी जितनी प्राइस होगी डिमांड उतना करेंगे, प्राइस ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, बिल्कुल परफेक्ट बैठा है। चलिए फैशनेबल गुड्स, फैशन के गुड्स में भी ये केस होता है। फैशनेबल गुड्स में देखो अभी आजकल के जैसे कोई भी गुड्स, टी शर्ट हो गया, जीन्स हो गया, शर्ट हो गया, कुछ भी फैशनेबल नेचर में अगर आया, फैशनेबल नेचर में अगर आया, ज्यादा प्राइस है तो भी लोग पे करने के लिए रेडी हैं, ज्यादा प्राइस है फिर भी लोग पे करने के लिए क्या है, रेडी है, पे इजीली पेमेंट कर देते हैं उसका। नेक्स्ट प्राइस इल्यूजन की बात करेंगे। प्राइस इल्यूजन में होता है, ये खास करके मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास वालों के साथ में होता है, वो प्राइस को देख के जजमेंट करने लगते हैं। प्राइस अगर ज्यादा दिख रहा है तो बोलेंगे अच्छी क्वालिटी का गुड्स हो सकता है, प्राइस लो है तो बोलेंगे घटिया क्वालिटी का गुड्स हो सकता है, मतलब प्राइस के बेस पे क्वालिटी को जजमेंट करते हैं। रीड करोगे आप कंटेंट तो एकदम क्लियरिटी समझ में आ जाएगा, वहां पे क्लियर बोला कंज्यूमर को ये इल्यूजन रहता है, हाई प्राइस जो रहते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी, बट ऐसा हर टाइम पे ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट एस्पिकुलेशन। एस्पिकुलेशन में एग्जांपल सबसे बेस्ट याद रखना, देखो इधर जब हम लोग का कोई फेस्टिवल आता है, फेस्टिवल के टाइम पे देखा रहेगा हर एक कॉमोडिटी जो उससे रिलेटेड है उसकी प्राइस क्या होती है, हाई होती है, ये सबको पता है, ये हम लोग को भी पता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब वो फेस्टिवल आ जाता है तब हम लोग वो गुड्स परचेस करने जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, हमको भी पता है मतलब उस टाइम पे प्राइस हाई होगा तो भी डिमांड उसी टाइम पे करते हैं, मतलब प्राइस हाई तो डिमांड भी हाई। रीड करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफन पैराडॉक्स। देखो ये इसका कंटेंट बड़ा है और ऑब्जेक्टिव के पर्पस से आपको समझ में आना। गिफन पैराडॉक्स एक्सप्लेन किसने किया था, सर रॉबर्ट गिफन ने इसको एक्सप्लेन किया था। किसको लेके, देखो बार बार पूछा जाता है, इन्फीरियर गुड्स को लेके। इन्फीरियर, इनके हिसाब से इन्फीरियर एंड सुपीरियर दो टाइप के गुड्स हैं। ये क्या बोल रहे हैं, किसी पर्सन की अगर गुड्स इनकम बढ़ती है तो
इन्फीरियर गुड्स की डिमांड वो क्या कर देता है, कम कर देता है। इन्फीरियर गुड्स मींस होता है घटिया क्वालिटी के गुड्स जो रहते हैं वो कम कर देता है, वो सुपीरियर को ज्यादा परचेस करता है। तो ये प्रैक्टिकल भी है, किसी भी पर्सन की इनकम अगर बढ़ते रहती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड वो लो करता है, सुपीरियर गुड्स की डिमांड वो क्या करता है, हाई कर देता है। तो डिटेल आप पढ़ लेना, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट पॉइंट है हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैठा है। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में क्या करती है, जो मिडिल क्लास फैमिली ना अपने बजट से जो बाहर प्राइसेस हैं, अपने बजट से जो बाहर की कमोडिटीज है वो अपना स्टैंडर्ड हाई करने के लिए क्या करते हैं, परचेस कर लेते हैं। जैसे देखिए स्टैंडर्ड हाई करने का यहाँ पे मतलब है, जैसे लेटेस्ट जो मोबाइल आता है वो परचेस कर लेंगे, वो EMI पे परचेस करेंगे बट परचेस कर लेंगे। वॉशिंग मशीन परचेस कर लेते हैं एंड लेटेस्ट जो भी मार्केट में टीवी आया है वो परचेस कर लेंगे। इस तरीके का मतलब प्रोडक्ट क्या कर देते हैं, वो लोग परचेस कर लेते हैं जो कि उनकी मतलब बजट से बाहर है। अब EMI वाला सिस्टम आजकल के टाइम पे आ गया तो लोग क्या करते हैं, EMI पे उसको परचेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मिडिल क्लास फैमिली अपने जो उनका बजट नहीं है उस बजट से ज्यादा मतलब अपना स्टैंडर्ड हाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। मतलब प्राइस हाई है फिर भी डिमांड कर रहे हैं। तो ये आता है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में। टोटल देखिए 8 पॉइंट्स आपको है, लेकिन एग्जाम में कितना लिखना है, 5 to 6 ही लिखना है लॉ ऑफ डिमांड के साथ में, यहाँ पे एक्सेप्शन में। क्लियर है। तो यहाँ पे इसका वीडियो हम लोग ने मतलब इसका टॉपिक का जितने भी क्वेश्चन है उसका रिवीजन कर दिया है कंप्लीट। तो इवनिंग में आपको इसका जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब मैच द पेयर हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, कोरिलेशन, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका वीडियो आपको इवनिंग में 9 to 10 AM के बीच में मिलेगा। और रिवीजन करने के बाद जिस भी स्टूडेंट्स का मैंने बताया था, जिसका भी जितना आंसर राइट जाता है या फिर जो भी आंसर राइट रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में ऑब्जेक्टिव्स में ऐड कर लेना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपने फ्रेंड्स जो भी है उनको भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। और जितने भी नोट्स थे मैंने बताया था, जितना भी नोट्स है और पॉइंट्स का नोट्स हो गया, रिवीजन का नोट्स हो गया, ऑब्जेक्टिव्स का नोट्स हो गया, जितने भी थेरेटिकल सब्जेक्ट है वो आपको फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जितनी भी वीडियोज आने वाली हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं इवनिंग में। थैंक यू सो मच।